बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कहानी है जैद जुनैद की, जो सऊदी अरब में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गए थे, लेकिन उनकी किस्मत ने उन्हें ऐसी मुसीबत में डाल दिया जिसका खामियाजा उन्हें मौत की सज़ा के रूप में भुगतना पड़ा। जैसे कि हम जानते हैं, इस्लाम हमें सिखाता है कि मुसीबतें आती हैं, लेकिन सब्र और अल्लाह पर विश्वास ही इंसान को हर कठिनाई से उभारता है। इस वीडियो में हम आपको जैद की पूरी कहानी बताएंगे, जिसमें आप जानेंगे कि सऊदी अरब में क्या हुआ, किस तरह वो फंसाए गए और उनकी मदद के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने भाई की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं और अल्लाह से दुआ करें कि वो उसे सही सलामत अपने घर वापस लौटाए। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि हम सब मिलकर अपने भाई जैद की मदद कर सकें। आइए अल्लाह के नाम से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी दुआ और मदद से जैद को राहत मिले। आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी सच्चाई जैद की जुबानी ही बताने वाले हैं, यानी कि दरअसल जैद के साथ सऊदी अरब में क्या हुआ था, उसे सऊदी अरब में किस तरह से फंसाया गया था और फिर किस तरह से सऊदी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, और साथ ही सऊदी कोर्ट ने जैद की फांसी की जो तारीख मुकर्रर की है उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। पूरा वीडियो देखकर यकीनन आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इंसानियत के नाते इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और सबसे पहले अगर आप भी जैद की सजा को माफ करवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि ये वीडियो हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय तक भी पहुंच जाए और जैद की कुछ मदद हो सके। दोस्तों, सोशल मीडिया के जरिए से आपने सऊदी अरब की एक खबर जरूर देखी होगी और सुनी भी होगी। आपको पता ही होगा कि मेरठ का रहने वाला जैद सऊदी में पैसा कमाने के लिए गया था और वहां पर जाकर ड्राइवरी का काम करने लगा, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उसे नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर केस चलाया गया। अब जाकर सऊदी कोर्ट ने जैद को मौत की सजा का फैसला सुना दिया है, यानी कुछ दिनों के बाद जैद को सऊदी अरब में सर कलम कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सऊदी कोर्ट की तरफ से जब जैद को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, जब सज़ा मुकर्रर हो जाती है, जब डेट और टाइम फिक्स हो जाता है, तो इसके बाद जैद ने अपने घर वालों के नाम और तमाम भारतीयों के नाम पर एक खत लिखकर भेजा है, और उस खत में लिखकर जैद ने जो कुछ बताया है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा दिल को दहला देने वाला है, जो बहुत ही ज़्यादा दिल को झकझोर देने वाला है। लिहाजा आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, जैद ने अपने खत में लिखा कि मेरा नाम जैद जुनैद है। आज सऊदी अरब के जद्दा शहर में मेरी मौत की तारीख फिक्स हो गई है। मेरे बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे बारे में आपको जो कुछ भी बताया गया है वो सब गलत जानकारी है, यानी कि मेरे बारे में आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। आज मैं आपको अपनी पूरी सच्चाई बताना चाहता हूँ कि उस दिन यानी 15 जनवरी 2023 के दिन आखिर मेरे साथ में क्या हुआ था, सऊदी पुलिस ने मुझे क्यों गिरफ्तार किया था और फिर मुझे किस तरह से वहाँ पर फंसाया गया। जानकर यकीनन आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, जैद जुनैद कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रसौट गाँव से हूँ। मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरे वालिद साहब जिनका नाम मोहम्मद जुबैर है, मेरी बीवी रिहाना और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। हम 7 भाई और 2 बहनें हैं और मैं अपने भाइयों में दूसरे नंबर का बड़ा भाई हूँ। मेरी उम्र 36 साल है। मेरे 2 भाई पहले से सऊदी अरब में ड्राइवरी का काम किया करते थे और एक छोटा भाई पुलिस की तैयारी कर रहा था। फिर जब मेरी शादी हो गई और 2 बच्चे हो गए तो मेरा भी सऊदी अरब में जाने का मन हुआ, इसीलिए मैंने अपने भाइयों से कहकर अपना सऊदी अरब का वीज़ा मंगवा लिया। ये 2018 की बात है। फिर मेरा मेडिकल भी हो गया और सऊदी अरब का वीज़ा भी लग गया। मेरा वीज़ा एज अ ड्राइवर ट्रांसपोर्ट कंपनी में लगा, जिसका नाम अल साली मोहम्मद था।
उसमें 25,000 तनख्वाह की अवज में मैं नौकरी करने लगा। शुरू में तो सब कुछ अच्छा चला, लेकिन फिर इस तनख्वाह से गुजारा कर पाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होने लगा। इसीलिए मैंने उस ट्रांसपोर्ट कंपनी से रिज़ाइन दे दिया और दूसरी कंपनी में जाकर शिफ्ट हो गया, जिसका नाम अल जफ़र कंपनी था। अब मुझे उस कंपनी में अच्छी सैलरी मिलने लगी और ओवर टाइम के साथ साथ कभी कभी मुझे टिप भी मिल जाया करती थी। अब मैं उस कंपनी में बहुत ज़्यादा खुश था। जब मैंने अपने घर वालों को इस नई कंपनी और तनख्वाह के बारे में बताया तो वे भी बहुत खुश हुए। सऊदी अरब में मेरे लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि मेरी गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस एक्सीडेंट में बच गया। फिर जब मेरे मालिक को इस बारे में पता चला तो उसने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और मुझ पर केस भी कर दिया। मुझे अपनी गाड़ी का हर्जाना भरने के लिए कहा और वो हर्जाना मेरे लिए इतना बड़ा था कि अगर मैं ज़िंदगी भर भी उसके यहाँ पर काम करता तब भी मैं उसकी गाड़ी का वो हर्जाना नहीं भर पाता। इसीलिए अब मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था, क्योंकि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। खैर, इसके बाद एक दिन मौका देखकर उस कंपनी को छोड़कर मैं वहाँ से भाग गया और एक दूसरी जगह पर जाकर रहने लगा। वहाँ पर रहते रहते मेरा एक दोस्त बन गया जो पाकिस्तान से था। फिर उसने एक दिन मेरी मुलाकात एक लोकल पुलिस वाले से करवाई, जिसे मैंने अपनी पूरी आप बीती बता दी। मेरी बातें सुनकर वो पुलिस वाला मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा केस रफा दफा करवा दूंगा। इसके बाद उस पुलिस वाले ने मुझे खाना खिलाया और फिर मुझे कुछ पैसे भी दिए। वो सऊदी पुलिस वाला मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर आया था। अब मुझे लगने लगा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर, इसके बाद उस सऊदी पुलिस वाले ने मुझे ड्राइवरी की नौकरी पर रख लिया। अब मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, सिवाय इसके कि वो एक पुलिस वाला है। फिर वो मुझे कई बार अपने घर में लेकर गया और मुझे खाना वगैरह भी खिलाया। अब मुझे उसके पास काम करते करते करीब 1 साल हो गया था। वहाँ पर ज़्यादातर मेरा एक ही काम था, वो मुझे कुछ बैग देता था और मुझे उन्हें डिलीवर करना होता था। अब उन बैग्स में क्या होता था ये मुझे नहीं मालूम होता था, बस मुझे इसके बदले में अच्छे खासे पैसे मिलते थे। इसीलिए मैं खुशी खुशी ये काम करता जा रहा था। इसके अलावा मेरे लिए ये काम करना ज़रूरी भी था, क्योंकि मेरे सर पर एक सऊदी अधिकारी का साया था, यानी कि मैं उस सऊदी पुलिस वाले की वजह से बचा हुआ था। हालांकि मुझे कई बार उस पुलिस वाले पर शक भी हुआ था और मैंने सोचा भी था कि मैं इन बैग्स को खोल कर देखूं कि इनमें क्या है, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये तो एक पुलिस वाला है और पुलिस वाला खुद यहाँ पर कुछ गलत नहीं कर सकता। बस यही सोचकर मेरी कभी भी उन बैग्स को खोलकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। जैद जुनैद इसके आगे कहता है कि अब आया 15 जनवरी 2023 का दिन, जिस दिन उस पुलिस वाले ने मुझे 2 नायलॉन के बैग दिए और एक एड्रेस दिया और मुझसे कहा कि तुम्हें इन दोनों बैग्स को फला जगह पर डिलीवर करना है। इसके बाद उन बैग्स को लेकर घर से रवाना हो गया। अभी मैं घर से कुछ ही किलोमीटर चला था कि मैंने देखा कि बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां मेरे पीछे लगी हुई हैं। फिर कुछ ही देर में उन सारी गाड़ियों ने आकर मुझे घेर लिया। ये देखकर मैंने फौरन अपनी गाड़ी रोक दी। मैं समझ चुका था कि पहले वाली कंपनी में मेरी जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसी केस की वजह से मुझे पकड़ा जा रहा है। फिर मुझे उन पुलिस वालों ने गाड़ी से बाहर निकाला और मेरी जेब की चेकिंग करनी शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने मेरी गाड़ी को भी चेक करना स्टार्ट कर दिया। अब पीछे वाली सीट पर वो बैग रखी हुई थी, जिसे खोलकर वो देखने लगे। जैसे ही उन्होंने बैग को खोला तो उन्हें कपड़ों के बीच में कुछ पैकेट मिले, जिसमें सफ़ेद कलर का कुछ पाउडर जैसा था। इसे देखकर पुलिस वालों ने मुझसे पूछा, क्या तुम नशीला पदार्थ सप्लाई करते हो? इतना सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं थर थर कांपने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग मुझसे क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि उस पुलिस वाले ने मेरी इतनी ज़्यादा मदद क्यों की थी। वो मेरे लिए कोई फरिश्ता नहीं बल्कि मौत बनकर आया था। फिर मैंने उन पुलिस वालों को बताया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो ड्राइवरी का काम करता हूँ। मेरे मालिक ने ये सब गाड़ी में रख दिया और मुझे वहाँ पर पहुँचाने के लिए बोल दिया। खैर, इसके बाद पुलिस वालों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और उस सऊदी पुलिस वाले को भी पकड़ लिया। लेकिन फिर उस सऊदी पुलिस वाले ने ये बयान दे दिया
कि ये आदमी यहाँ पर सिर्फ ड्राइवरी की नौकरी करता है। अब ये बाहर जाकर गाड़ी में क्या क्या सप्लाई करता है मुझे नहीं मालूम। इतना बोलकर वो पुलिस वाला तो पीछे हट गया। यहाँ पर सऊदी में ये कानून भी है कि अरबी के बयां को ज्यादा सच माना जाता है, इसीलिए सऊदी पुलिस वाले को कोई सजा नहीं हुई और वो जमानत पर छूट गया। वहीं मुझे और मेरे पाकिस्तानी दोस्त को उसने फंसा दिया। इसके बाद हमें जद्दा के सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। फिर मुझे जेल में रहते हुए मालूम चला कि मैं जिस नशीली चीज़ को लेकर जा रहा था वो एक बैग में करीब 400 ग्राम के आसपास थी और दूसरे बैग में करीब 300 ग्राम के आसपास थी। ये नशीला पदार्थ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था और इसकी कीमत भी बहुत ही ज़्यादा थी, मगर हमारे साथ धोखा हुआ था। बस मेरी वहाँ पर सिर्फ इतनी सी गलती थी कि वो पुलिस वाला मुझे मेहनत से ज़्यादा पैसे दे रहा था, तो मैं समझ नहीं सका। मैंने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि वो मुझे इतना ज़्यादा पैसा क्यों दे रहा है। बस पैसों के लिए मैंने उसका हर तरह का काम किया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। दोस्तों, जैद जुनैद कहता है कि फिर हमारा केस चलता रहा और कुछ दिन पहले 3 दिसंबर 2024 को हमें मौत की सजा सुना दी गई। मौत की सजा सुनकर मैं कांपने लगा। मैं अपने कदम भी जमीन पर नहीं रख पा रहा था। इसके बाद यहाँ से मेरे घर वालों के नाम एक लेटर भेजा गया जिसमें बताया गया कि आपके बेटे को सऊदी अरब में नशीली चीज की तस्करी के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। अब अगर आप चाहें तो जल्द से जल्द नई दिल्ली में मौजूद सऊदी शाही दूतावास में जाकर किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के नाम पर दया याचिका कर सकते हैं। लेटर को पढ़कर मेरे घर वालों की हालत बहुत खराब हो गई। उन सबका रो रो कर बुरा हाल होने लगा। अब मैं एक खत आप सब भारतीयों के नाम लिख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि आप हमेशा याद रखना, आप भले ही कम कमाएं लेकिन कभी भी अपने घर को छोड़कर विदेश में मत जाना। घर में मेरी बीवी और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है और मेरे घर वाले चाह कर भी मेरी मदद नहीं कर पा रहे। बस वे रोते जा रहे हैं और मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। सच में दोस्तों, जैद जुनैद की ये दर्द भरी कहानी सुनकर रोना आ गया। अगर जैद के लिए जल्दी कुछ नहीं किया गया तो उसे सऊदी अरब में मौत की सजा दे दी जाएगी और उसका सर कलम कर दिया जाएगा। इसीलिए हिंदुस्तान की हुकूमत से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द जैद की मदद करे और उसे सऊदी जेल से निकालने की पूरी कोशिश करे। साथ ही हम सऊदी अरब में काम करने वाले अपने हिंदुस्तानी भाइयों से भी अपील करते हैं कि सऊदी अरब का कानून बहुत सख्त है, वहाँ पर कोई अपराध करने से बच नहीं सकता। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप कभी भी सऊदी अरब में रहते हुए कुछ गलत करने की ना सोचें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।